दर्शकों बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम डॉक्टर कहत है में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं एक नया स्वास्थ्य संबंधी विषय एक नए विशेषज्ञ के साथ में। और इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है पित्ताशय की थैली के पत्थर, कारण एवं निवारण। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तामस्कर जी, जो कि लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन हैं। सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार जी। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपको पित्ताशय की थैली या गॉल ब्लैडर के स्टोन से संबंधित कोई सवाल आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, अगर आपको कोई दुविधा हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कीजिए और अपनी संशय का निवारण कीजिए। तो आइए दर्शकों, ये आज की जो खासकर ये बीमारी चल रही है, गॉल ब्लैडर का स्टोन, पित्ताशय की थैली में पत्थर हो जाते हैं, तो हम क्या करें कि पित्ताशय की थैली हमें कई बार निकालनी भी पड़ती है। तो इस बारे में विस्तृत जानकारी हम सर से लेते हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ तामस्कर सर से। सर, कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा सर कि क्या होती है ये पित्ताशय की थैली और क्या होते हैं ये गॉल ब्लैडर के स्टोन, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी। तो अगर हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजी समझें बॉडी की, तो गॉल ब्लैडर एक हिस्सा होता है जो कि लिवर का एक पार्ट होता है। हमारा लिवर कुछ एंजाइम्स बनाता है। एंजाइम्स वो पदार्थ होते हैं जो हमें पाचन क्रिया में काम आते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं जी। तो लिवर वो एंजाइम्स बनाता है जो कि फैट डाइजेशन में यूजुअली काम आते हैं। और क्योंकि लिवर एक नली के द्वारा हमारे जो इंटेस्टाइन या जो खाने का रास्ता उससे जुड़ा रहता है, बीच में एक छोटा सा जो इंटरवेंशन या स्पेस आता है वो गॉल ब्लैडर होता है। तो गॉल ब्लैडर का काम ये रहता है कि जो लिवर पित्त बनाता है उस पित्त को वो कुछ देर के लिए स्टोर करता है, और जैसे ही खाना हम खाते हैं और वो स्टमक से, खाने की थैली से ड्यूडनम या इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में पहुंचता है, तो एक सिग्नल जाता है और एक गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहाँ से वो बाइल, जिसको कहते हैं पित्त, रिलीज होता है। और ये पित्त जो हमारे अन्न को डाइजेस्ट करने में काम आता है, स्पेशली जो फैटी फूड्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो अगर इसलिए ऐसे केसेस में जिसमें कि गॉल ब्लैडर में कोई खराबी हो तो पेशेंट को इंटॉलरेंस टू फैटी फूड्स बोलते हैं, या जो बहुत हैवी आहार खाने से, फैटी ऑयली फूड्स खाने से उसे अनईजी लगता है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर आप। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि डाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम पाचन क्रिया कहते हैं, उसमें पित्ताशय की थैली का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। तो हम सर अगला प्रश्न आपसे ये लेना चाहेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा, व्हाट आर द सिम्टम्स कि हमें गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है या पित्ताशय में पत्थर हो गया है, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली गॉल ब्लैडर के कोई बहुत अनयूजुअल सिम्टम्स नहीं होते हैं जी। अगर हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखें तो अगर हम खाना ज़्यादा खा लें तो हमें ब्लोटिंग, जिसको कहते हैं पेट फूला लगना, या हमें अनईजी लगना, या एसिडिटी जिसको हम लेबल करते हैं, वो होता है। तो अगर आप स्पेसिफिक सिम्टम्स गॉल ब्लैडर से रिलेटेड देखें तो ये पेट के ऊपरी और दाहिने तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द होना, खाने के बाद ये दर्द बढ़ना, एस्पेशली ऑयली फैटी फूड्स खाने के बाद ये दर्द बढ़ना, दर्द का पीछे की तरफ, राइट साइड बैक की तरफ जाना, और कभी कभी राइट पूरा बैक या राइट शोल्डर की तरफ पेन जाना। ये रेडिएटिंग पेन नॉर्मली जो बिलियरी कोलिक बोलते हैं, या पित्त की थैली में स्टोन के कारण जो दर्द होता है उसको ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स में ये खाने के बाद या दर्द के साथ वॉमिटिंग होती है, और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर होता है। तो फीवर, वॉमिटिंग, पेन, ये 3 मेन सिम्टम्स रहते हैं जिसमें कि हमें डाउट हो सकता है कि ये क्या है। अब जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली इस सिम्टम को, कुछ बेसिक सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो सिंपल एसिडिटी में भी हो सकते हैं, उसमें भी ऊपर में दर्द होता है, उसमें भी आपको थोड़ा ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला लगता है, इंडाइजेशन लगता है ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड्स खाने से। तो कभी कभार इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा कठिन रहता है कि ये एसिडिटी का पेन है या गॉल ब्लैडर के स्टोन का पेन है। और ऑब्वियसली
अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या यूएसजी जो भी नाम हम ले लें, ये एक बेसिक टेस्ट है जो आजकल सभी जगह अवेलेबल है। वो करके हम इसको कंफर्म करते हैं कि ये स्टोन है या नहीं है। जी सर, अब बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैम, सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से। जी विपिन जी, बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये था मैम कि पित्ताशय की पथरी होने के कारण क्या होते हैं और क्या विशेष सावधानियां हैं अगर किसी को ना हो इसके लिए। और दूसरा सवाल में था, कहते हैं कि अगर पित्ताशय में या किसी भी शरीर के अंग में एक बार पथरी हो जाए तो बार बार होने की संभावना रहती है, तो क्या ये मिथ है या फिर इसमें भी सच्चाई होती है? बहुत अच्छा सवाल आपका। जी, तो सबसे पहले आपका पहला सवाल लेता हूँ कि इसके कारण क्या होते हैं। कारण जो होते हैं, इसमें कॉमन कारण जो होते हैं बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, जो स्टोन होता है उसका कंटेंट जो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो उसमें स्टोन्स बनने की संभावना रहती है। तो जो ये होता है। सेकेंडली, मोर कॉमन इन फीमेल्स, महिलाओं में ज़्यादा होता है। 45 ईयर्स के ऊपर जो महिलाएं होती हैं, एक इसमें हमारे मेडिकल साइंस में कहा जाता है फैट फर्टाइल इन 40। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप फर्टाइल एज में हैं जो, और साथ ही साथ जो 40 के ऊपर आपकी एज है, तो उसमें आपके ये स्टोन्स इसमें कॉमनली देखे जाते हैं। दूसरी बात, कुछ अनयूजुअल जो सिचुएशंस होते हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारे यहाँ एक सिकल सेल डिजीज़ आपने सुना होगा, ये सिकल सेल डिजीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, खून खराब होता है, और उसके कारण जो है स्टोन्स बनते हैं। इसको कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। अगर पेशेंट को हीमोलिटिक अनीमिया है, जिसमें पेशेंट के शरीर में खून खराब होता है, ऐसे पेशेंट्स में ये स्टोन्स बनने की संभावना रहती है। तो सिकल सेल डिजीज़ जिसको है, उसको स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जी। तीसरा जो मेन कारण होता है, कुछ जो दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण ही हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए साइकेट्रिक इलनेस की आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। डायबिटिक्स में संभावना ज़्यादा रहती है, हाइपरटेंशन वाले मरीजों में संभावना ज़्यादा रहती है, और आखिरी में अगर आपके माता पिता भाई बहन उनको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, तो ये स्टोन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं कि इन्होंने पूछा कि शरीर में कहीं पे भी पथरी होने से दोबारा हो सकता है क्या। तो ये बहुत जनरल सवाल है। हम स्पेसिफिक सवाल को एड्रेस करते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने से, जब एक बार गॉल ब्लैडर के स्टोन का इलाज हो जाता है और वो कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है, तो गॉल ब्लैडर की दोबारा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम कंपेयर करें कि कहीं पे भी स्टोन हो, तो एक कॉमन होता है किडनी में स्टोन। तो लोग उससे कंफ्यूज करते हैं। किडनी में स्टोन होने से आपको स्टोन दोबारा हो सकता है, क्योंकि वो स्टोन को हम निकालते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन में दोबारा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम गॉल ब्लैडर को पूरा निकाल देते हैं। जी सर, इसी सवाल को मैं आगे पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे ये सवाल लेती हूँ मैं सर। उसके पहले एक कॉलर हमसे जुड़ गए, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम है नंदपुर, उत्तर प्रदेश, जिला मेरा बाराबंकी पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि एड़ी से लेकर के चोटी तक मेरा शरीर बना होता है, तो ऐसी दशा में मेरे शरीर में तमाम अंग होते हैं जो पित्ताशय है, ये हमारे लिए किस प्रकार का काम करता है, और जो पथरी होती है पित्ताशय की, तो ये किन कारणों से होती है, हमें किस प्रकार से सचेत रहना है? जी सर, कारण तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि पित्ताशय का कार्य क्या है, और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे ना हो ये पित्ताशय का पत्थर, वो जानकारी मिल चाहिए। तो ना हो इसके लिए तो कोई विशेष उपाय नहीं है, और मेरा ये सभी दर्शकों को कहना है कि कोई ऐसे उपायों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा उपाय नहीं है कि वो आप करें या कोई ऐसी दवा खा लें तो आपको स्टोन नहीं होगा। कुछ एक आध मेडिसिन आती है जैसे कि जिनको इंसिडेंट्स ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मोटापे की सर्जरी होती है, बेरियाट्रिक सर्जरी, उसके बाद इंसिडेंस गॉल ब्लैडर स्टोन्स का बढ़ जाता है उन पेशेंट्स में, या कुछ पेशेंट्स में पहले जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाता था, तो एक अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड करके एक टैबलेट होती है जो दी जाती है, तो कुछ ये प्रिवेंशन में काम आती है। दूसरी बात, जहाँ तक हम ये समझें कि इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक कोई उपाय नहीं है जिससे आप इसका रोकथाम कर सकें। जी, बहुत अच्छे से आप जानकारी दे रहे हैं सर। अगला मेरा सवाल जो मैंने इस सवाल के पहले
पूछा था आपसे वो ये था कि गॉल ब्लैडर का जब स्टोन हो जाता है तो आमतौर पे लोगों को भ्रांति होती है कि सिर्फ स्टोन क्यों नहीं निकाला जाता, पूरा गॉल ब्लैडर क्यों निकाला जाता है, तो वो हमारे दर्शकों ये बहुत अच्छा सवाल है और एक्चुअली इस सवाल का एक एक्सटेंशन भी है कि गॉल ब्लैडर निकालते क्यों हैं। तो अगर हम फिर से जाएं, जब हमने शुरुआत की थी इस चर्चा की तो हमने ये डिस्कस किया था कि गॉल ब्लैडर काम क्या करता है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर का काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर के बिना आप नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते। तो गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज सोर्स है, एक जगह स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर अपने तरीके से कुछ बनाता नहीं है, वो जो पित्त आता है जो लिवर से, वो गॉल ब्लैडर उसको कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके अलावा स्वयं से उसमें कोई एंजाइम या वो सब नहीं बनाता है। दूसरी बात क्या होता है कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या हीमोलिटिक अनीमिया हो गया, ये हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये प्रोन रहते हैं ये पेशेंट्स। लेकिन गॉल ब्लैडर की फंक्शनैलिटी में भी कोई प्रॉब्लम साथ ही साथ रहता है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिससे कि पित्त को वो आगे बढ़ाए, उसमें भी कोई ना कोई कमी आ जाती है या खामी आ जाती है। पहले में जब हमारे पास सोनोग्राफी वगैरह नहीं होती थी तो एक टेस्ट किया जाता था जिसे ओरल कोलिसिस्टोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता था कि हम एक दवा पिलाते थे और उसको गॉल ब्लैडर बाहर निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है ये देखा जाता था। तो इसलिए देखा जाता था कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन कैसा है। तो उसके हिसाब से फिर सर्जरी डिफाइन होती थी कि पहले सोनोग्राफी वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो इसका कहने का कुल मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर अगर फंक्शन अपना प्रॉपर नहीं करेगा तभी स्टोन उसमें बनने की संभावना रहेगी। तो अगर हम सिर्फ स्टोन को निकाल देंगे तो जो सोर्स है, जो गॉल ब्लैडर का फंक्शन ही एबनॉर्मल है या गॉल ब्लैडर अपने तरीके से पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो स्टोन फिर बन जाएंगे, तो आप बार बार आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो हमने चर्चा की कि गॉल ब्लैडर अगर हम निकाल देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है कि हम गॉल ब्लैडर निकल जाए तो हम नॉर्मल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं कॉमन स्टोन से किडनी में, किडनी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हम किडनी के स्टोन में हम किडनी नहीं निकालते अनलेस एंड अनटिल किडनी खराब हो गई हो। तो वैसे ही गॉल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई काम नहीं है। और गॉल ब्लैडर निकाल देने से कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सिम्टम्स जो हैं या फिर ऐसा है कि जिससे जीवन सस्टेन ना हो सके, ऐसा नहीं होता। जी, आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं सर। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, फिर हम लेंगे एक अगला सवाल। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी बहुत बहुत नमस्कार कैलाश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। पेट के से बगल है ना, दाहिना साइड, हमेशा दर्द रहता है और कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो पथरी का कारण तो मैंने देखी, उनके साइड पेट में बहुत दर्द होता है, तो कहीं ये पथरी का मुख्य कारण तो नहीं? जी, तो राइट साइड में पेट दर्द होना का एक कारण पथरी हो सकता है। और पित्ताशय की पथरी को कंफर्म करने के लिए है या नहीं, एक खाली पेट में सोनोग्राफी करानी चाहिए। उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये गॉल ब्लैडर का दर्द है या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हर दर्द जो दाहिने तरफ होता है वो सिर्फ पित्ताशय का दर्द ज़रूरी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपका पित्ताशय नॉर्मल निकला तो कोई दर्द का कारण नहीं है, क्योंकि वहीं पे लिवर होता है, वहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वहीं पे किडनी होती है, वहीं पे मांसपेशियाँ होती हैं और वहीं पे हमारे चेस्ट जो होता है, एंड होता है हमारा जो। तो कई बार क्या होता है कि मांसपेशियों का दर्द या रिब्स जो पसलियों का दर्द या लिवर की सूजन का दर्द या इंटेस्टाइन का दर्द या अपेंडिक्स का दर्द, इस तरीके के दर्द भी राइट साइड में हो सकते हैं। तो उसको रूल आउट करने के लिए एक सोनोग्राफी करके जांच की जा सकती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा सर कि जैसा आप कह रहे हैं अपने आम हर सवाल में आप ये कह रहे हैं कि जब फैट पहुंच जाता है गॉल ब्लैडर में, या जब फैटी लीवर की शिकायत होती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तब ये शिकायत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये पित्ताशय के पत्थर की, पित्ताशय थैली के पत्थर की। तो क्या मोटापा भी इसका एक प्रमुख कारण है, ये फैटी लीवर, फैट, कोलेस्ट्रॉल का? इससे हम कैसे बचें? हाँ, मोटापा तो एक मेन कारण है। और फैटी लीवर सिर्फ फैट से नहीं होता, फैटी लीवर बेसिकली ग्लाइकोजन होता है। तो हमको ये समझना पड़ता है कि अगर हमको फैटी लीवर है तो सिर्फ फैट नहीं, हमें शुगर्स को कट डाउन करना पड़ता है, जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो शुगर्स को इसलिए कट डाउन करना पड़ता है कि जब उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी ये होती है कि जब शुगर्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं, शुगर
बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। तो 3 बेसिक हमारे खाने के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम क्या होता है कि हमारी जो डाइट है वो ओवर कॉम्पनसेटेड होती है, और स्पेशली वो डाइट जो कि नॉर्मली हमें पैकेट्स में मिलती है या फास्ट फूड में मिलती है या प्री मेड फूड्स या प्री प्रिपेयर्ड मील्स में मिलती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की मात्रा इसलिए ज़्यादा होती है कि उससे एक तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो एक सर्ज या स्प्लर्ज मिलता है जिससे आपको एक आपकी ब्रेन को एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। इसलिए नॉर्मली जैसे आप कहें कि कोका कोला जो होता है उसमें बहुत हाई शुगर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो हमारी बॉडी को उतनी शुगर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जब अगर हमारी बॉडी को उतनी शुगर्स की ज़रूरत नहीं है तो बॉडी उसका क्या करेगा, उसको पूरा कई बार एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो वो उसको फैट के रूप में कन्वर्ट करके आगे के लिए, हमारी नेचुरल फिजियोलॉजी सर्वाइवल की होती है, तो फैट के रूप में कन्वर्ट करके उसको ग्लाइकोजन की तरह लिवर में स्टोर करता है, ये सोच के कि कहीं आगे ये काम आएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारा मोटापा है, अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी फैट है, तो स्टोरेज की भी जगह कम होती जाती है, इसलिए वो स्टोरेज लिवर में बढ़ता जाता है और ग्लाइकोजन और फैटी लिवर बढ़ता जाता है। तो मोटापा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और वेट जो है हमेशा एक आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन रखना चाहिए। जी सर, अगर गॉल ब्लैडर के एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, फिर मैं लूँगी अपना अगला सवाल। हेलो 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 हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है सर। मैं लेती हूँ अपना अगला सवाल। सर, ये जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है और आप कह रहे हैं कि लीवर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, तो क्या इससे पीलिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है या लीवर से संबंधित कोई और रोग भी हो सकता है? हाँ, तो जैसे मैंने शुरू में हमने चर्चा की कि गॉल ब्लैडर लिवर का एक पार्ट होता है, तो डायरेक्टली लिवर को वो इन्वॉल्व नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकता है। जैसे कि आपकी गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो और हमने समय पे इलाज नहीं किया, तो हमने ये समझा है कि गॉल ब्लैडर जो है पित्त की नली से कनेक्टेड होता है। तो अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स स्लिप आउट होके या उस नली के द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये पेशेंट के लिए प्रॉब्लम होता है। वो नली के ब्लॉकेज को क्रिएट कर सकते हैं। पित्त की नली का फ्लो का अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि पित्त आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको कहते हैं जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको एक और चीज़ समझनी पड़ती है कि जो जॉन्डिस होता है वो आमतौर पे मेडिकल साइंस में 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं, एक मेडिकल और सर्जिकल जॉन्डिस। तो गॉल ब्लैडर का जो जॉन्डिस होता है उसको नॉर्मली सर्जिकल जॉन्डिस कहा जाता है, मतलब उसमें कोई ना कोई इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। तो जैसे पेशेंट को जॉन्डिस हो जाए तो कई बार उसे लगता है कि झाड़ फूक करने से या ये दवाई लेने से, ये करने से कम हो जाएगा, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन से या पित्त की नली से या लीवर में आई सूजन से वो जॉन्डिस बढ़ रहा है, तो फिर वो उसके लिए कोई ना कोई प्रक्रिया करके उस नली की सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो वो जॉन्डिस कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जिनको, जैसे कि किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जस्ट पता चला है, कई बार उसे लगता है कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, मुझे नहीं कराना क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे अगर वो बीमारी बढ़ती है और अगर उसको जॉन्डिस होता है तो ये रेड फ्लैग साइन होता है कि भाई आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज आपको ऑलरेडी गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसका मतलब कोई ना कोई आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। जी सर, इतने विस्तृत तरीके से, इतने अच्छे से आप समझा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही होगी। सर, मेरा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर लेते हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि गॉल ब्लैडर की थैली, गॉल ब्लैडर हटाने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है, लेकिन कोई भी अंग का हर का एक कुछ ना कुछ काम तो होता है, तो महत्वपूर्ण ना भी हो तो भी जब वो सर्जरी हो जाती है तो कुछ तो प्रिकॉशन हमें रखना पड़ता होगा, जो एक आम शरीर में उस थैली के रहते हुए होता होगा और बिना उसके होता होगा, क्योंकि कुछ शायद फूड उनको अलाउड नहीं किए जाते जो आमतौर में मैंने उनके पेशेंट्स देखे। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ, तो नॉर्मली आमतौर पे जब भी पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि सर आप मेरा गॉल ब्लैडर, वो उससे पता है कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, और उसका सवाल नॉर्मली कैसा होगा, क्या होगा, उस पर नहीं रहता। उसका सवाल ये ज़रूर रहता है कि आप गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे आगे जीवन व्यतीत करूँगा या करूँगी। तो आपको ये समझना पड़ता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि गॉल ब्लैडर का इलाज कब करना है या ऑपरेशन कब करना है, इसके बड़े स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। अगर आपके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स हैं,
अगर आपको क्लासिकल बिलियरी कोलिक के सिम्टम, पेन, वॉमिटिंग, रेडिएटिंग पेन टू द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड के तरफ जाना, कंधे में जाना, ये साथ में वॉमिटिंग, फीवर, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उससे रिलेटेड, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड लिवर में इन्फेक्शन आ रहा है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पित्त की नली में इन्फेक्शन आ रहा है, गॉल ब्लैडर की नली की प्रॉब्लम अगर आगे बढ़ जाए तो पैनक्रियाज नामक जो हमारी ग्रंथि होती है उसमें पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। तो ये सारे अगर कंडीशंस हैं, या आपके पास जो स्टोन है उसका साइज 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर से बड़ा है। सर ऐसे माफ़ी चाहूँगी बीच में आपको रोक रहे, जो पैनक्रियाटिक की आपने बात की, तो सर इसमें हमने देखा है कि बहुत ही एडवांस स्टेज में ये चली जाती है ये स्थिति, और दर्शक मतलब जो पेशेंट है वो एक अच्छे मतलब बहुत ही स्वास्थ्य में बहुत उसको गिरावट हो जाती है। तो क्या ये कितनी सत्यता है इस बात बिल्कुल ये सही है कि पैनक्रियाटाइटिस एक सीरियस प्रॉब्लम है, बट अभी आजकल उसका इलाज संभव है। पहले जब काफ़ी समय पहले पैनक्रियाटिस किसी को हो जाता था तो वो हार्ट अटैक से ज़्यादा उसकी गंभीरता, मैं एक जब आम मरीज़ को समझाता हूँ मैं उनको बताता हूँ कि इसकी गंभीरता को आप हार्ट अटैक से कंपेयर करिए, इट इज़ सिमिलर टू अ हार्ट अटैक। सो नाउअडेज आजकल क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आप हार्ट अटैक नहीं सर्वाइव करते, इसलिए आजकल आप पैनक्रियाटिस भी सर्वाइव करते हो। बट पैनक्रियाटिस होता है तो सीवियर पेन होना, पाचन शक्ति बंद हो जाना, वॉमिटिंग होना, वेट लॉस होना, पाचन तंत्र आपका काम नहीं करना, ये सारे जो हैं थोड़े सीरियस सिम्टम्स पेशेंट को आने लगते हैं। ये सब ना आए इसके लिए हमें इलाज इसका ऑपरेशन करना चाहिए। जी जी सर, तो एक कॉलर, हाँ जी प्लीज, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी नारायण जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी किडनी स्टोन था आपको? हेलो, फिर जी, हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो ऑपरेशन उनको किडनी स्टोन है तो वो ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं? जी ये सवाल है। जी तो अगर किडनी में स्टोन है तो किडनी के स्टोन के बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जिसमें ऑपरेशंस के इंडिकेशंस होते हैं। अगर छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो कि जस्ट किडनी के अंदर डिटेक्ट हुए हैं, एक आध बार पेन हुआ है, और अगर 6-8 मिलीमीटर्स के हैं तो वो पास आउट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो किडनी स्टोन्स में जो नॉर्मली जो सर्जन्स हैं वो बड़े प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट या इवैल्यूएट किए बिना उसमें ऑपरेशन की सलाह यूजुअली नहीं देते हैं। जो जैसे ही किडनी का स्टोन का साइज़ बढ़ने लगे, आपको काफ़ी दिनों से है, बार बार हो रहा है, आपकी किडनी की नली या यूरेटर में रुकावट कर रहा है, साथ ही साथ वो किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है जिसके कारण किडनी में सूजन आ जाए। यूरिया और क्रेटिनिन 2 क्राइटेरिया होते हैं जिसे कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। किडनी का फंक्शन अफेक्ट कर रहा है और कोई इन्फेक्शन या पस बन जा रहा है किडनी में, ऐसे सब कुछ ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जिसमें किडनी के स्टोन्स के ऑपरेशंस होते हैं। यूजुअली 8 से 10 मिलीमीटर से साइज़ जब बढ़ने लगता है और नली में रुकावट वगैरह पैदा होने लगती है, तब डॉक्टर ज़रूर कहता है कि नहीं, अब इसका दवाई से इलाज संभव नहीं है और आपको स्टोन को निकलवा लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। सर क्योंकि समय की एक सीमा है और आपसे बात करके तो आप इतने अच्छे से जानकारी दे रहे हैं कि मन ही नहीं हो रहा है कि हम सवालों की इस श्रृंखला को यहाँ रोकें, लेकिन जैसा मैंने बताया समय की एक सीमा है। तो जाते जाते आपका एक संदेश जो समस्त टॉपिक्स को कवर कर ले हमारे दर्शकों के लिए। जी सबसे पहले मैं एक जनरल जानकारी ये देना चाहूँगा कि इलाज जो है गॉल ब्लैडर स्टोन का एकमात्र इलाज सर्जरी है, और आजकल जो सर्जरी है वो दूरबीन पद्धति, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक्स से होती है। नॉर्मली 99% केसेस में ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ती, तो इसकी सर्जरी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इलाज से घबराना डरना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत प्रोएक्टिव होके, या जस्ट आपको पहली बार आप गए, एक मास्टर हेल्थ चेकअप आपने कराया, कोई छोटा सा मस्सा 2-3 मिलीमीटर का निकल आया या कोई डाउटफुल स्टोन निकल आया, तो ऐसे में ऑपरेशन आपको नहीं कराना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि कोई सिम्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं और स्टोन में कोई डाउट है या साइज़ बहुत छोटा है तो आप वेट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसकी सर्जरी कराने की हड़बड़ी नहीं रहती है। और नंबर 3,
हर एसिडिटी या गैस जो पेट की होती है वो सिंपल एसिडिटी नहीं होती है, कई बार वो कोई प्रॉब्लम की एक साइन होती है या एक लक्षण होता है जिसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। और अगर आपके परिवार में स्पेशली किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो आपको भी सोनोग्राफी एक रूटीन करा के अपना चेकअप करवा लेना चाहिए कि कहीं हमें तो नहीं हो रहा है। और स्पेशली फीमेल्स या एज बढ़ रही है या डायबिटिक्स में स्पेशली ये बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटिक्स में कई बार इसके सिम्टम्स नहीं आ पाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बड़े जल्दी आ जाते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी विस्तृत में आपने जानकारी दी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। जी दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ थे डॉक्टर सिद्धार्थ तामस्कर सर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियाँ बेहद पसंद आई होगी, बेहद महत्वपूर्ण है भी। और हमने देखा कि और बीमारियों के जैसे भी ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसी डिजीज़ ही है, जिसमें अगर आप लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, फैट मेंटेन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करते हैं, तो आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।